डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। रिया शर्मा का चेहरा बेफिक्र और लापरवाह था। उसने गिरती हुई शतरंज की गोटी को हवा में ही पकड़ लिया, मानो यह कोई साधारण खिलौना हो। लेकिन पास बैठे मेहमानों की सांसें थम गईं, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आईं। वे जल्दी से उठे, गोटी को बचाने की कोशिश में। ये थी हीरे की शतरंज की गोटी। एक गोटी की कीमत लाखों में थी। रिया ने शायद मेहमानों की घबराहट भांप ली। उसने लापरवाही से गोटी को पकड़ा और पूछा, क्या आप में से कोई शतरंज खेलना चाहेगा? हीरे की शतरंज खेलना? और अगर फिर से गिरी तो? नहीं, मैं नहीं खेलता। इसे संभाल कर रख दो। हाँ, कहीं सुरक्षित जगह पर रखो। मेहमान एक एक कर बोलने लगे, सिर हिलाते हुए। रिया के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। अगर खेलना नहीं तो क्या इसे यूं ही रख दूं? उसने सोचा। उसने गोटियां उठाईं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। करोड़ों की हीरे की शतरंज और इसे दरवाजे पर रख दिया। उनका दिल धक धक कर रहा था। तभी दूर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 1, 2, 3। फिर से शानदार गाड़ियों की कतार गांव में दाखिल हुई। वे लक्ष्मण शर्मा के बंगले के सामने रुकीं। दरवाजे खुले और सूट बूट में सजे पुरुष और चमकदार कपड़ों में महिलाएं एक एक कर उतरे। राहुल ने उनमें से एक को पहचान लिया, सूरज मेहता, लखनऊ के मालवीय मॉल के जनरल मैनेजर। कल रात जब राहुल 3 रसोइयों के साथ लखनऊ में था, उसकी मुलाकात सूरज से हुई थी। सूरज उस समय एक क्लाइंट के साथ था। राहुल को देखते ही वह उत्साहित हो गया। बातचीत में राहुल ने अपने दादाजी के 70वें जन्मदिन का जिक्र किया और सूरज ने तुरंत कहा कि वह जरूर आएगा। सूरज ने राहुल से अलग होने के बाद ये बात सागर गुप्ता, मालवीय समूह के चेयरमैन, को बताई। सागर ने हमेशा राहुल को, अपने सबसे बड़े शेयरधारक को, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, बहुत महत्व दिया। जैसे ही उसे पता चला कि राहुल के दादाजी का जन्मदिन है, उसने बिना देर किए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ के लिए रातों रात उड़ान भरी। उसे डर था कि अगर वह नहीं गया तो राहुल को बुरा लग सकता था, और अगर राहुल ने मालवीय समूह के कामों में दखल देना शुरू कर दिया तो नुकसान हो सकता था। सागर तेजी से राहुल की ओर बढ़ा और बोला, नमस्ते राहुल जी, आखिरकार मुलाकात हुई। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया। राहुल ने सागर को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सूरज को उसके बगल में आदर से खड़ा देखकर उसने अंदाजा लगाया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते। सागर के साथ खड़े बाकी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा, नमस्ते राहुल जी। उन्होंने राहुल की उम्र को देखकर कोई हल्कापन नहीं दिखाया। आखिर वह मालवीय समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक था। उसकी नाराजगी उनकी नौकरी छीन सकती थी। राहुल ने सिर हिलाया और परिचय कराया, ये मेरे दादाजी हैं। सागर ने तुरंत लक्ष्मण की ओर देखा और बोला, नमस्ते लक्ष्मण जी, आपको अच्छी सेहत और समृद्धि की शुभकामनाएं। उसने एक नाजुक जैड बुद्ध की मूर्ति भेंट की। लक्ष्मण ने हिचकते हुए उपहार लिया और कहा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हैं? मुझे माफ करें, मेरा नाम सागर गुप्ता है, मालवीय समूह का चेयरमैन, सागर ने जवाब दिया। लक्ष्मण पहले ही कई बड़े मेहमानों से मिल चुके थे, इसलिए वह ज्यादा हैरान नहीं हुए। लेकिन पास खड़े विकास गुप्ता और बाकी मेहमानों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके चेहरों पर डर मिश्रित विस्मय था। वे भले ही अपनी अपनी कंपनियों के मालिक थे, लेकिन उनकी कंपनियां मालवीय समूह की तुलना में कहीं छोटी थीं। मालवीय समूह का बाजार मूल्य अरबों में था। इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन खुद लक्ष्मण के जन्मदिन पर आया था और उसकी बातों में राहुल के लिए हल्की चापलूसी थी। ये साबित करता था कि कुंज भवन का मालिक वाकई असाधारण था। सागर के बाद मालवीय समूह के बाकी अधिकारियों ने भी बधाइयां दी। मैं समीर यादव, मालवीय समूह का जनरल मैनेजर। लक्ष्मण जी, आपको सौभाग्य और लंबी उम्र की शुभकामनाएं। मैं यश मेहता, मालवीय समूह का निवेश निदेशक। लक्ष्मण जी, आपको हर खुशी मिले और हमेशा मुस्कान बनी रहे। आखिर में सूरज मेहता ने कहा, मैं सूरज मेहता, लखनऊ मालवीय मॉल का जनरल मैनेजर। लक्ष्मण जी, आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की शुभकामनाएं। ये सुनकर बाकी मेहमानों के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। आखिर मालवीय समूह का चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक मॉल मैनेजर क्या था, लेकिन कुछ गांव वालों की आंखें चमक उठीं। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। अरे, ये तो लखनऊ मालवीय मॉल का मैनेजर है। कुछ दिन पहले लखनऊ न्यूज में इसका जिक्र था। कमाल है, मालवीय मॉल का मैनेजर भी लक्ष्मण जी को बधाई देने आया। लीलाधर काका उनके घर क्यों नहीं गए? मैं अभी फोन करता हूँ। किशन चाचा का परिवार कहाँ है? गांव वाले अपने फोन निकालने लगे और अपने जानने वालों को फोन करने लगे। वे जानते थे कि लीलाधर, किशन और बाकी लोग हरिप्रसाद गुप्ता के जन्मदिन पर गए थे।
बड़े का सम्मान की परंपरा के चलते इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन अब लक्ष्मण के घर में ज्यादा रसूखदार मेहमान थे, अब तो उन्हें यहाँ आना ही था। उधर गांव के पश्चिमी छोर पर हरिप्रसाद गुप्ता के घर में रसोई से मांस की खुशबू हवा में फैल रही थी। गांव वाले बैठकर गपशप कर रहे थे और माहौल गर्म था। तभी किसी का फोन बजा। उसने लापरवाही से फोन उठाया। क्या सचमुच? ठीक है, मैं आता हूँ। वह बिना किसी से कुछ कहे चुपके से बाहर निकल गया। ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, 3, 5, 8, 10 लोग। कुछ फोन पर बात कर निकले, कुछ दोस्तों से पूछकर और कुछ उत्सुकता में उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में हरिप्रसाद का घर आधा खाली हो गया। लोग अब भी बाहर जा रहे थे। जो पहले गुलजार माहौल था वह अब सूना पड़ गया। हरिप्रसाद ने ये देखा और उनकी भवें सिकुड़ गईं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। उनके बगल में खड़ा एक मध्यम आयु का व्यक्ति बोला, मैं पूछता हूँ। वह जल्दी लौटा, उसका चेहरा उदास था। वे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के घर के सामने दर्जनों शानदार गाड़ियां खड़ी हैं। दर्जन भर से ज्यादा कंपनी मालिक आए हैं और लखनऊ मालवीय मॉल का मैनेजर भी। इसलिए वह पूरी बात नहीं कह पाया, लेकिन हरिप्रसाद समझ गए। बड़े का सम्मान की परंपरा के चलते गांव वाले अब लक्ष्मण के घर जा रहे थे, क्योंकि उनके मेहमान ज्यादा रसूखदार थे। हरिप्रसाद गुप्ता की आंखें गांव वालों को एक एक कर अपने घर से जाते देखकर गुस्से से लाल हो गईं। उनका चेहरा इतना कठोर था कि लगता था वह पत्थर में बदल जाएगा। उन्होंने लक्ष्मण शर्मा के 70वें जन्मदिन वाले दिन ही अपना उत्सव इसलिए रखा था ताकि वे लक्ष्मण को नीचा दिखा सकें, लेकिन अब गांव वाले उनके घर को छोड़कर लक्ष्मण के बंगले की ओर जा रहे थे। यह उनके लिए हार थी, एक मजाक था। उस पल हरिप्रसाद को लगा कि वे अपना जन्मदिन रद्द कर दें। उधर लक्ष्मण शर्मा के बंगले में गांव वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दूर खड़ी शानदार गाड़ियों की कतार को देखकर उनके चेहरों पर आश्चर्य था। सुनने में और अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क था। जैसे ही वे लक्ष्मण को देखते, वे हाथ जोड़कर अभिवादन करते। जन्मदिन का सितारा मुबारक हो लक्ष्मण जी, आज तो आप बड़े जोशीले लग रहे हैं। लक्ष्मण गांव वालों की बधाइयों को सुनकर मन ही मन खिल उठे। उनकी हंसी गूंजी। सबका शुक्रिया, आइए जल्दी अंदर आइए, पहले पानी पीजिए, भोज थोड़ी देर में शुरू होगा। बंगले के सामने की मेजों पर माउंटेन ड्यू, कोक और मालवीय समूह की विशेष बोतलों के साथ साथ माउथी की बोतलें सजी थीं। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। कुछ ने धीरे से पूछा, ये क्या ये माउथी है? पास खड़ा एक व्यक्ति बोला, मैंने अभी फोन पर देखा, ये फ्लाइंग माउथी है, एक बोतल 5000 रुपए की। हाय! गांव वालों ने एक साथ गहरी सांस ली। फिर वे जल्दी से मेजों के आसपास बैठ गए। शुरू में कुछ ही गांव वाले आए थे और मेजें कम थीं। इतने लोगों के लिए जगह नहीं थी। कुछ गांव वाले जल्दी से अपने घर मेजें और कुर्सियां लाने गए। कुछ ने तो हरिप्रसाद के घर से अपनी मेजें चुपके से उठा लीं। ये सब चुपके से हुआ, लेकिन हरिप्रसाद की आंखों ने सब देख लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वे कुछ कर न सके। हरिप्रसाद के घर में अब आधे लोग बचे थे। जब कुछ लोग मेजें लेने लौटे तो बाकियों ने सवाल किए। जवाब सुनकर और लोग लक्ष्मण के घर की ओर चल पड़े। लक्ष्मण के बंगले के सामने अब करीब 20 मेजें लग चुकी थीं। गांव वाले और मेहमान आपस में गपशप कर रहे थे। हंसी मजाक से माहौल गुलजार था। तभी दूर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 2 लंबी रोल्स रॉयस गाड़ियां धीरे धीरे गांव में दाखिल हुईं। उनके पीछे 4 काले सूट में सजे तगड़े बॉडीगार्ड और गोविंद शर्मा और उनका बेटा राकेश शर्मा उतरे। गांव वालों ने कई शानदार गाड़ियां देखी थीं, लेकिन इतनी लंबी रोल्स रॉयस पहली बार देखी। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं, लेकिन सागर गुप्ता और बाकी मेहमानों के चेहरों पर आश्चर्य के साथ एक अजीब सी पहचान थी। वे हैरान थे क्योंकि यह रोल्स रॉयस करोड़ों की थी, और पहचान इसलिए क्योंकि गोविंद शर्मा का चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। राहुल ने गोविंद को देखते ही हैरानी भरे स्वर में कहा, गोविंद जी आप यहाँ? गोविंद का रुतबा असाधारण था और वे लक्ष्मण से भी बड़े थे। फिर भी वे खुद जन्मदिन की बधाई देने आए थे। राहुल ने तुरंत उनका आदर किया। गोविंद जी। सागर गुप्ता और बाकी मेहमानों के दिमाग में एक दिग्गज शख्सियत का चेहरा उभरा। उनकी आंखें फैल गईं, चेहरों पर अविश्वास था। ये वही गोविंद शर्मा थे, शर्मा परिवार के आधार, दिल्ली के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। उनके साथ था राकेश शर्मा, उनका बेटा। राहुल का शर्मा परिवार से रिश्ता, और गोविंद खुद यहाँ। यह असंभव था। गोविंद ने जोर से हंसकर कहा, तेरे दादाजी का जन्मदिन है, मैं कैसे न आता। फिर वे लक्ष्मण की ओर मुड़े और बोले, लक्ष्मण जी आपको अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की शुभकामनाएं। उन्होंने एक हरे रंग की ज़ेड शुभ प्रतीक भेंट की। गोविंद ने पहले ही लक्ष्मण की तस्वीर देखी थी, इसलिए उन्हें तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण ने उपहार लिया और बोले, शुक्रिया भाई, आप जैसे बड़े व्यक्ति मेरे जन्मदिन पर आए, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका नाम?
लक्ष्मण को अंदाजा था कि गोविंद का रुतबा बड़ा है, साथ ही गोविंद उनसे उम्र में बड़े थे। उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा था। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, राहुल ने मेरी जान बचाई थी, बल्कि कहूँ तो पूरे शर्मा परिवार को। मुझे तो आपके जन्मदिन पर आना ही था। मेरा नाम गोविंद शर्मा है। ये सुनकर पास खड़े मेहमानों के दिल जोर से धड़के। गोविंद की पहचान की पुष्टि ने उन्हें और हैरान कर दिया। वे राहुल को और ज्यादा सम्मान से देखने लगे। गोविंद का उद्धारक भविष्य में क्या ऊंचाइयां छू सकता था। तभी फिर से गाड़ियों की आवाज गूंजी। 1, 2, 3 काले रंग की गाड़ियां तेजी से आईं। बीच में एक सैन्य हरे रंग की जीप थी। गांव वाले, मेहमान और सागर गुप्ता सब खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अविश्वास, डर और विस्मय था। ये गाड़ियां ऑडी थीं और बीच की जीप का नंबर था DLAG 0008। आगे पीछे की गाड़ियों के नंबर थे UP 00001, UP 00002, UP 00003 और LK 00001, LK 00002, LK 00003। ये नंबर जयपुर क्षेत्र और लखनऊ के बड़े नेताओं के थे, लेकिन बीच की जीप का नंबर, ये तो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक का था। यह कोई गाड़ियों का काफिला नहीं था, यह मानो कोई दैवीय सवारी हो। सब पास जाना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे। वे बस दूर से देखते रहे, असहाय से। गाड़ियां रुकीं, फिर एक के बाद एक वे लोग उतरे जो सिर्फ समाचारों और अखबारों में दिखते थे। सबसे आगे थे शंकर प्रसाद, जिनसे राहुल कुछ समय पहले मिला था। शंकर ने लंबे कदमों से राहुल की ओर बढ़ते हुए हंसकर कहा, राहुल, सुना कि तेरे दादाजी का जन्मदिन है। मैं जरा देखने आया, कोई तकलीफ तो नहीं। ये सुनकर सभी सन रह गए। जयपुर क्षेत्र और लखनऊ के नेता उनके पीछे पीछे थे जैसे अनुयायी। और वह सैन्य अधिकारी जिसके कंधे पर गेहूं की बाली का बैच था, उसने खुद शंकर के लिए दरवाजा खोला था। DLAG 0008 की गाड़ी और यह सम्मान शंकर प्रसाद की पहचान भयावह थी। ऐसे व्यक्ति सिर्फ राहुल की वजह से लक्ष्मण के जन्मदिन पर आए थे। राहुल आखिर था कौन? पहाड़ी बस्ती के बंगले में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें शंकर प्रसाद को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। उनकी हैरानी भरी आंखें राहुल शर्मा पर टिक गईं। राहुल को भी नहीं पता था कि शंकर यहाँ आएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, आप आए, हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। तकलीफ कैसी? आखिर राहुल का मकसद था अपने दादाजी के लिए एक भव्य जन्मदिन भोज आयोजित करना। जितने ज्यादा लोग आए उतना बेहतर। शंकर ने सिर हिलाया और लंबे कदमों से लक्ष्मण शर्मा की ओर बढ़े। जन्मदिन मुबारक सितारे, उन्होंने जोर से कहा। लक्ष्मण को शंकर की पहचान का अंदाजा था। इतने बड़े व्यक्ति का खुद बधाई देने आना उनके लिए गर्व की बात थी। वे खुशी से बोले, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा था कि उनके 70वें जन्मदिन पर इतने रसूखदार लोग आएंगे। उनका मन उमंग से भरा था और वे कुछ पल के लिए बोलने को शब्द नहीं ढूंढ पाए। शंकर ने हंसकर कहा, मैं जल्दी में आया, कोई उपहार नहीं ला सका, इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है, बधाई के तौर पर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उन्होंने हल्के से हाथ उठाया। उनके पास खड़े एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने एक स्क्रॉल खोला। उस पर ड्रैगन और फीनिक्स की तरह नाचते हुए 4 बड़े अक्षर लिखे थे, सुख समृद्धिपूर्ण। नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर था, शंकर प्रसाद। ये नाम देखकर सभी के दिल फिर से धड़क उठे। भले ही सबको अंदाजा था कि यह व्यक्ति असाधारण है, लेकिन ये पौराणिक शंकर प्रसाद होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये थे वह विजयी प्रसिद्ध योद्धा जिनकी कहानियां हर गली में गूंजती थीं। लक्ष्मण, जो खुद एक सैनिक रह चुके थे, शंकर को सबसे ज्यादा सम्मान देते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन शंकर से मिलेंगे, और वह भी उनके जन्मदिन पर उन्हें अपनी लिखावट भेंट करेंगे। यह एक सपने जैसा था। लक्ष्मण का चेहरा खुशी से कागज की तरह जुरीदार हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने स्क्रॉल लिया। फिर शंकर ने पास खड़े गोविंद शर्मा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, गोविंद, काफी समय बाद मिले। शंकर के यहाँ आने की कई वजहें थीं। पहली, राहुल ने कुछ समय पहले उनके पोते की जान बचाई थी। दूसरी, उन्हें राहुल की काबिलियत पर भरोसा था, वह एक जान बचाने वाला गणितज्ञ और एक गुप्त संगठन का नेता था। तीसरी, उन्हें पता चला कि गोविंद शर्मा भी लक्ष्मण के जन्मदिन पर आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए शंकर ने यहाँ आना जरूरी समझा। जयपुर क्षेत्र के नेताओं को नहीं पता था कि शंकर यहाँ आएंगे, लेकिन जब उन्हें खबर मिली तो वे तुरंत उनके साथ आए। यही वजह थी कि इतने सारे बड़े लोग यहाँ जमा थे। शर्मा परिवार के मुखिया के तौर पर गोविंद को शंकर अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हंसकर कहा, शंकर जी, मैं तो सोच रहा था कि अगली मुलाकात स्वतंत्रता दिवस पर होगी। दोनों बुजुर्ग कुछ देर दरवाजे पर खड़े बातें करते रहे। आसपास मौजूद लोग चुपचाप खड़े थे, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि कुछ बोले। शंकर ने फिर कहा, हम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? आज का नायक तो जन्मदिन का सितारा है। चलिए अंदर बैठते हैं। उनकी बात को कोई कैसे टालता।
सब एक एक कर सहमति जताने लगे, लेकिन इतने सारे लोग थे कि मेजें और कुर्सियां कम पड़ गईं। गांव वालों ने तुरंत अपनी जगह छोड़ी और पश्चिमी छोर की ओर दौड़े। थोड़ी देर में वे हरिप्रसाद गुप्ता के घर पहुंचे। वहां की मेजों पर सुगंधित व्यंजन सजे थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ दर्जन लोग बचे थे। जगह सूनी लग रही थी। हरिप्रसाद सबसे ऊंची मेज पर बैठे अपना गिलास उठाकर कुछ कहने वाले थे। तभी कई गांव वाले दौड़ते हुए आए। हरिप्रसाद के चेहरे पर मुस्कान फैली। उन्हें लगा कि लोग उनके भोज में लौट आए हैं। वे बोलने को तैयार हुए, लेकिन अगले ही पल वे सन रह गए। ये मेज मेरे घर की है, ये कुर्सियां भी। गांव वाले खाना एक तरफ रखकर मेजें और कुर्सियां उठाने लगे। किसी ने झिझकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? हरिप्रसाद जी का जन्मदिन चल रहा है। गांव वालों ने रुककर जवाब दिया, लक्ष्मण जी के घर में लखनऊ और जयपुर क्षेत्र के नेता आए हैं, वहां मेजें कुर्सियां कम पड़ गई हैं। ये सुनकर हरिप्रसाद का घर सन्नाटे में डूब गया। किसी ने अविश्वास में पूछा, तुम मजाक कर रहे हो न? लखनऊ और जयपुर क्षेत्र के नेता, इतने बड़े लोग लक्ष्मण के जन्मदिन पर? यह असंभव था। मजाक कौन कर रहा है? सिर्फ नेता ही नहीं, शंकर प्रसाद भी आए हैं। एक व्यक्ति मेज उठाते हुए चिल्लाया। फिर वह चुप हो गया और तेजी से लक्ष्मण के घर की ओर भागा। इतने बड़े लोगों के साथ भोज में शामिल होने का मौका बार बार नहीं मिलता। हरिप्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। पास खड़ा एक मध्यम आयु का व्यक्ति, जो लखनऊ में शिक्षा क्षेत्र में काम करता था, फोन पर अपने भाई से बात कर रहा था। लक्ष्मण जी के घर के सामने इतनी ऑडी गाड़ियां क्यों हैं? नंबर है यूपी 00001, यूपी 00002। हरिप्रसाद ने ये सुना, उनका दिल बैठ गया। गांव वालों की बात सच थी। लखनऊ, जयपुर क्षेत्र के नेता और शंकर प्रसाद सब वहां थे। उन्होंने लक्ष्मण से सालों तक दुश्मनी की। अब उन्हें लग रहा था कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लक्ष्मण के बंगले के सामने अब मेजों की कतार लग चुकी थी। शंकर प्रसाद, गोविंद शर्मा और बाकी मेहमानों के आग्रह पर लक्ष्मण सबसे आगे बैठे। उनके साथ सावित्री शर्मा, शंकर, गोविंद, रमेश, दया, राहुल, रिया और जयपुर क्षेत्र के नेता बैठे। गांव वाले और बाकी मेहमान बाकी मेजों पर बेतरतीब ढंग से बैठ गए। 3 रसोइयों की कारीगरी से सुगंधित व्यंजन मेजों पर आने लगे। शंकर ने अपना गिलास उठाया और बोले, पहला जाम जन्मदिन के सितारे की सेहत के लिए। सबने एक साथ गिलास उठाए और चिल्लाया, जन्मदिन मुबारक, लंबी उम्र। लक्ष्मण की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। शुक्रिया, सबका शुक्रिया, उन्होंने खुशी से कहा। सबने एक साथ गिलास खाली किए। उसी पल राहुल के दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने छिपा मिशन पूरा किया। एक भव्य जन्मदिन भोज आयोजित करना, आपको 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स मिले। राहुल शर्मा के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजते ही वह एक पल को ठिठक गया। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। दादाजी के लिए भव्य भोज आयोजित करने के साथ साथ उसने एक मिशन भी पूरा कर लिया था। एक तीर से 2 निशाने, बुरा नहीं। गांव वाले माउथी की चुस्कियों के बाद धीरे धीरे बातें करने लगे। माउथी का स्वाद ही अलग है। हाँ, मुंह में खुशबू भर जाती है। फिर उन्होंने व्यंजनों का मजा लेना शुरू किया। ये खाना तो लाजवाब है, खासकर ये गोमांस, इतना मुलायम। मैंने ऐसा गोमांस कभी नहीं खाया। पे भी कमाल के हैं। वे खाते खाते तारीफ करते रहे। उनकी हैरानी जायज थी। गोमांस वाग्यू था, जिसकी कीमत हजारों रुपए प्रति किलो थी। पे सैकड़ों रुपए की बोतलें थीं। भोज 2 घंटे से ज्यादा चला, फिर धीरे धीरे समाप्त हुआ। शंकर प्रसाद, जयपुर क्षेत्र के नेता, गोविंद शर्मा, सागर गुप्ता और बाकी मेहमान अपनी गाड़ियों में सवार होकर चले गए। आमतौर पर मेहमानों के जाने के बाद मेजबान परिवार को बर्तन साफ करने, मेजें कुर्सियां धोने और उन्हें गांव वालों को लौटाने का काम करना पड़ता। लेकिन आज कुछ और ही था। लक्ष्मण जी, आप थके नहीं, आराम करें। मैं कर लूंगा। लक्ष्मण जी, आप बस चाय पीजिए। लक्ष्मण, सावित्री, रमेश और दया को गांव वालों ने जबरन आराम करने को कहा। वे खुद बर्तन साफ करने, मेजें धोने और कुर्सियां व्यवस्थित करने में जुट गए। करीब 1 घंटे बाद लक्ष्मण का बंगला फिर से साफ सुथरा हो गया। दीवारों पर जन्मदिन के अक्षर और लाल लट्टू ही भोज की याद दिला रहे थे। लक्ष्मण कुर्सी पर बैठे आज के दिन को याद कर रहे थे। दर्जन भर कंपनी मालिक, जयपुर क्षेत्र के नेता और शंकर प्रसाद तक आए थे। उनकी मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। उन्हें पता था कि यह सब राहुल की वजह से था। लक्ष्मण ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, राहुल, कमाल कर दिया। फिर परिवार ने कुछ देर गपशप की। माहौल हल्का और मजेदार था। रमेश और दया ने सुझाव दिया कि लक्ष्मण और सावित्री को लखनऊ की 4 गलियों में उनके साथ रहना चाहिए। राहुल ने कहा कि शहर में एक विला खरीदकर सब साथ रहें। लेकिन लक्ष्मण और सावित्री ने मना कर दिया। वे पहाड़ी बस्ती में अपनी जिंदगी से खुश थे। जैसे जैसे अंधेरा छाया, राहुल ने रमेश, दया और रिया को ट्रक के साथ विदा किया।
लेकिन वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि लक्ष्मण के बंगले के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। हरिप्रसाद गुप्ता, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, धीरे धीरे आए। उन्होंने झुककर कर्कश आवाज में कहा, लक्ष्मण भाई, इन सालों में मैंने तुम्हारा बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उधर राहुल अपने माता पिता और बहन को 4 गलियों पहुंचाकर वापस जयपुर की ओर बढ़ रहा था। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने उत्साह से पूछा, भाई, तूने पिछले बार कहा था कि तूने वैद्यनाथन अनुमान और युग्माभाज्य अनुमान हल किए। हाँ, राहुल ने लापरवाही से जवाब दिया। रिया का मुंह खुला रह गया। ये तो कमाल है। ये क्या है? मैं तेरा सर्वशक्तिमान भाई हूँ। राहुल ने हंसकर रिया का गाल खींचा, फिर रुककर बोला, ज्यादा डिकारें आ रही हैं तो कुछ और खा ले। भाई, रिया ने नाराजगी से कहा। रमेश ने पूछा, कौन सा अनुमान? पापा, वैद्यनाथन अनुमान और युग्माभाज्य अनुमान। ये विश्व स्तरीय गणित की समस्याएं हैं। रिया ने उत्साह से कहा, मानो उसने खुद उन्हें हल किया हो। रमेश और दया ने एक दूसरे को देखा, फिर हैरानी भरी मुस्कान दी, लेकिन जल्दी ही वे शांत हो गए। आज राहुल ने जयपुर क्षेत्र के नेताओं और शंकर प्रसाद को बुलाया था। 2 गणित समस्याएं हल करना अब शायद कोई बड़ी बात नहीं थी। राहुल ने समय देखा और बोला, मम्मी पापा, मैं अब जयपुर लौटता हूँ। उसने नंदिनी गुप्ता से वादा किया था कि वह आज तनिष्क सुगंध में 7 इत्रों की सीरीज का अंतिम उत्पाद और प्रचार वीडियो देखेगा। दादाजी का बोझ हो चुका था और वह अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना, दया ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया, अपनी मर्सिडीज बेंज जी में बैठा और तेजी से जयपुर की ओर बढ़ गया। जयपुर रॉयल होटल में 3 रसोइये राहुल से पहले पहुंच चुके थे। वे रसोई की ओर जा रहे थे जब जनरल मैनेजर संजय सक्सेना ने उन्हें देखा। वापस आ गए। लक्ष्मण जी का जन्मदिन कैसा रहा? संजय ने पूछा। इसका जिक्र आते ही रसोइये उत्साहित हो गए। जयपुर, लखनऊ और जयपुर क्षेत्र के नेता सब बधाई देने आए। बस इतना ही नहीं, शंकर प्रसाद भी थे। आज तो आंखें खुल गईं। संजय ने गला घोंटा, उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसने पहले राहुल को बड़े लोगों के साथ खाते देखा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वे खुद जन्मदिन पर आएंगे। राहुल आखिर था कौन? उधर राहुल जयपुर पहुंचकर सेंट्रल टावर की ओर बढ़ा। वह पहले कई बार तनिष्क सुगंध आ चुका था और कर्मचारी जानते थे कि उसका नंदिनी गुप्ता से अच्छा रिश्ता है। उसे देखते ही सबने उत्साह से अभिवादन किया। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अनुसंधान केंद्र में पहुंचा। नंदिनी वहां इत्रों की जांच में व्यस्त थी। राहुल को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। राहुल, तुम बिल्कुल समय पर आए। पहले हमारे 7 इत्रों की सीरीज का अंतिम उत्पाद देखो। उसने एक ट्रे उठाई जिसमें 7 अलग अलग रंगों की बोतलें थीं, पीली, लाल, हरी, नीली, बैंगनी, सफेद और भूरी। राहुल ने एक एक बोतल खोली और हल्के से सूंघा। नंदिनी ने तनाव भरे स्वर में पूछा, खुशबू कैसी है? उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई बच्चा अपनी कॉपी जांचने के लिए टीचर का इंतजार कर रहा हो। राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। वीडियो में एक खुशमिजाज लड़की फूलों के बीच दौड़ रही थी और उसके पीछे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। जब लड़की रुकी, तितलियों ने उस पर पराग उड़ाया, जो 7 इत्रों की सीरीज की बोतलों में बदल गया। नंदिनी ने समझाया, ये हमारा प्रचार वीडियो है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, इत्रों का मिश्रण शानदार है और वीडियो भी कमाल का। ये गर्लैन और बर्बेरी से टक्कर ले सकता है। वाह, नंदिनी ने उत्साह से कहा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे राहुल की बात दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई हो। नंदिनी गुप्ता का चेहरा खुशी से लाल हो गया, जैसे उस पर रंग बिरंगी सुबह की किरणें पड़ रही हों। राहुल शर्मा के साथ उसने करीब आधा घंटा बात की। पिछले कुछ दिनों से नंदिनी तनाव में थी। 7 इत्रों की सीरीज कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली थी। इस पर उसने अपनी मेहनत, समय और लाखों रुपए लगाए थे। अगर बाजार में यह असफल रही तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करेगी। लेकिन राहुल से बात करने के बाद उसका सारा तनाव गायब हो गया। वह पूरी तरह हल्का महसूस कर रही थी। उसने राहुल को रात के खाने का न्योता देना चाहा, लेकिन राहुल ने पहले ही खाना खा लिया था। नंदिनी ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। रात गहरा रही थी। सेंट्रल टावर की इमारत धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई, लेकिन तनिष्क सुगंध के बंद कार्यालय में एक साया हिला। ये था अजय मेहता, अनुसंधान कर्मचारी। नंदिनी, मैंने तुम्हारे लिए सालों मेहनत की, इत्र बनाए, और तुमने राहुल के कुछ दिनों की बातों को मेरे काम से ऊपर रखा। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, तुमने पहले मेरा अपमान किया, अब मुझे दोष मत देना। उसने एक हार्ड ड्राइव निकाली और उसे नंदिनी के कार्यालय के कंप्यूटर में डाला। 7 इत्रों की सीरीज का नवीनतम डेटा कॉपी करने के बाद उसने हथौड़ा उठाया और कंप्यूटर पर दे मारा। चिंगारियां उड़ी और उसका चेहरा डरावना हो गया। राहुल सेंट्रल टावर से निकलकर अपनी मर्सिडीज बेंज जी में जयपुर की सड़कों पर तेजी से बढ़ रहा था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी और बगल में एक मिनी कार खड़ी थी। उसने नजर दौड़ाई, ये प्रिया गुप्ता थी, उसकी प्रोफेसर।
प्रिया मैम, राहुल ने पुकारा। प्रिया ने मुड़कर देखा और खुशी से बोली, राहुल। दोनों की गाड़ियां साथ साथ चलीं। कुछ देर बाद राहुल प्रिया के घर पहुंचा। कई दिन बाद मिले थे और उनकी बातों में गर्मजोशी थी। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, चाय बाद में, पहले थोड़ी बातें हो जाएं। दोनों ने कुछ देर तक पुरानी यादें और विश्वविद्यालय की बातें की। फिर प्रिया ने उसे चाय और नाश्ता पेश किया। अगली सुबह राहुल उठा तो प्रिया रसोई में थी। मेज पर एक कटोरी नूडल्स, तले हुए पकौड़े और गर्म दूध का गिलास रखा था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, भूख लगी होगी, पहले नाश्ता कर लो। राहुल ने नाक खुजलाए और हंसकर कहा, सचमुच भूख लगी है। उसने बिना रुके नूडल्स, पकौड़े और दूध खत्म कर दिया। प्रिया मैम, आप पढ़ाने में ही नहीं, खाना बनाने में भी उस्ताद हैं। अब शायद दूसरा खाना बेस्वाद लगेगा। प्रिया ने हल्के से हंसकर कहा, जब मन हो आ जाना, मैं बना दूंगी। राहुल ने खुशी से कहा, ये आपने कहा मैम। दोनों ने हंसते बात करते कुछ देर और बिताए। प्रिया रात की बातों से थक गई थी तो उसने बर्तन साफ कर कमरे में आराम किया। राहुल अपनी गाड़ी में जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। जब वह मध्य गली से गुजर रहा था तभी एक जानी पहचानी खुशबू हवा में फैली। राहुल ने हैरानी से सूंघा, ये तो 7 इत्रों की सीरीज थी जिसे उसने कल तनिष्क सुगंध में देखा था। लेकिन नंदिनी ने कहा था कि इसे लॉन्च होने में कुछ दिन और लगेंगे। फिर यह खुशबू यहाँ कैसे? उसने नजर दौड़ाई। किंग्स परफ्यूम नाम की दुकान के बाहर महिलाओं की लंबी कतार थी। कुछ महिलाएं बोतलें लिए बाहर आ रही थीं। बोतलें 7 रंगों में थीं, पीली, लाल, हरी, नीली, बैंगनी, सफेद और भूरी, बिल्कुल तनिष्क सुगंध की तरह। खुशबू भी वही थी। राहुल ने भीड़ के बीच दुकान में झांका। टीवी स्क्रीन पर किंग्स परफ्यूम का प्रचार वीडियो चल रहा था जो तनिष्क के वीडियो से हूबहू मिलता था। राहुल की भवें सिकुड़ी। उसे सब समझ आ गया। उसने विश्वविद्यालय जाने का इरादा छोड़ा और पास के एक इंटरनेट कैफे में गया। 10 मिनट बाद वह अपनी गाड़ी में वापस आया और तेजी से सेंट्रल टावर की ओर बढ़ा। सेंट्रल टावर की 17वीं मंजिल पर तनिष्क सुगंध के कार्यालय में कई जांचकर्ता कागज और पेन लिए सवाल पूछ रहे थे। कल रात आखिरी बार कौन बाहर गया? गौतम यादव ने पूछा। मैं थी, रिसेप्शन की आकृति वर्मा ने कहा। दरवाजा बंद किया था? गौतम ने फिर पूछा। हाँ, मैं हमेशा ताला लगाकर 2 बार जांचती हूँ, आकृति ने जवाब दिया। नंदिनी मैम के कार्यालय के कंप्यूटर के अलावा और कोई नुकसान हुआ? गौतम ने पूछा। नहीं, कुछ और नहीं गया। कर्मचारियों ने सिर हिलाया। गौतम ने नंदिनी की ओर मुड़कर पूछा, नंदिनी जी, इस कंप्यूटर में कोई खास जानकारी थी? नंदिनी ने घबराते हुए कहा, हाँ, बहुत जरूरी। इसमें तनिष्क सुगंध के सारे इत्रों की जानकारी थी, खासकर 7 इत्रों की सीरीज की। फिर वह झुकी और बोली, क्या डेटा वापस लाया जा सकता है? ये जानकारी कंपनी के लिए जीवन मरण का सवाल थी। नंदिनी ने इस सीरीज के लिए कारखानों, टीवी, ऑनलाइन चैनलों और दुकानों के साथ लाखों रुपए के करार किए थे। अगर यह डेटा लीक हुआ या किसी दूसरी कंपनी ने इस्तेमाल किया तो सारा निवेश बर्बाद हो जाता। तनिष्क सुगंध का पैसा खत्म हो सकता था। पास खड़े तकनीशियन ने सिर हिलाया। नहीं, हार्ड डिस्क पूरी तरह खराब है। तभी एक अनुसंधान कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। नंदिनी मैम, किंग्स परफ्यूम ने आज अपनी किलिश्री सीरीज लॉन्च की। ये हमारी 7 इत्रों की सीरीज से बिल्कुल मिलती है। उसने 7 रंगों की बोतलें निकाली, पीली, लाल, हरी, नीली, बैंगनी, सफेद और भूरी। एक जानी पहचानी खुशबू कार्यालय में फैल गई। नंदिनी का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो गई थी। 7 इत्रों की सीरीज का डेटा चोरी हो गया था। तनिष्क सुगंध अब खत्म थी। तनिष्क सुगंध के कर्मचारियों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ थी। एक मध्यम कद की कर्मचारी चिल्लाई, ये कोई जासूस होगा। उसने हमारी कंपनी की जानकारी चुराई और नंदिनी मैम का कंप्यूटर तोड़ दिया। हाँ, जरूर, ऐसा ही हुआ होगा, कई कर्मचारियों ने सहमति जताई। जांचकर्ता गौतम यादव ने पूछा, क्या आपको कोई शक है? थोड़ा रुककर उसने कहा, अगर, जैसा आप कह रहे हैं, ये जासूस था और उसे कंपनी की पूरी जानकारी थी, तो शायद ये कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है। ये कहते हुए उसने कर्मचारियों की ओर देखा, जैसे ये पढ़ना चाहता हो कि जासूस कौन है। यह एक साधारण नजर थी, लेकिन अजय मेहता के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे लगा कि अगर उसने कुछ न किया तो वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। उसने जल्दी से कहा, हाल ही में एक राहुल शर्मा नाम का लड़का बार बार हमारी कंपनी आ रहा था। उसके बोलते ही कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। कईयों को राहुल पर शक होने लगा। आखिर कंपनी में ज्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। राहुल ही अपेक्षाकृत नया था। साथ ही कर्मचारियों को पता था कि वह नंदिनी गुप्ता के करीब था और उसे जानकारी चुराने का मौका मिल सकता था। गौतम ने पूछा, ये राहुल शर्मा कौन है? अजय ने तुरंत कहा, वही लड़का जो इन दिनों कंपनी में आता था। वह रोज नंदिनी मैम के करीब रहता था।
अब सोचता हूँ तो वह बहुत शक्की लगता है। नंदिनी ने तुरंत इसका विरोध किया। उसे राहुल पर पूरा भरोसा था, उसका चरित्र साफ था और उसे ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। जासूसी का मकसद पैसा कमाना होता है, लेकिन राहुल की इत्र की समझ इतनी गहरी थी कि वह आसानी से कमा सकता था। 7 इत्रों की सीरीज की खूबसूरती तो राहुल की वजह से ही थी। नंदिनी ने उसे कंपनी के 10% शेयर भी दिए थे। वह अपनी ही कंपनी की जानकारी क्यों चुराएगा? लेकिन वह कुछ कह पाती, तभी गलियारे से तालियों की आवाज गूंजी। एक लंबा आकर्षक युवक धीरे धीरे अंदर आया। ये था राहुल शर्मा। वह मुस्कुराया और बोला, आज मैंने जाना कि चोर को चोर पकड़ने की चीख क्या होती है। अजय मेहता, सही कहा ना? अजय ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसकी पूंछ पर कोई पैर रख गया हो। वह चिल्लाया, राहुल, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी कंपनी में इतने सालों में कभी डेटा चोरी नहीं हुआ। तू कुछ दिन आया और ये सब हुआ। नंदिनी मैम ने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ये किया। अजय ने सारी बातें उगल दी, जैसे वह अपने डर को छिपाना चाहता हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को कैसे पता चला। उसने पिछले रात की हर बात याद की, कैमरे बंद किए, दस्ताने पहने और कोई निशान नहीं छोड़ा। फिर राहुल को कैसे पता? राहुल ने उसकी घबराहट देखी और हंसकर कहा, अजय, क्या तुझे लगता है कि तूने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि कोई सबूत नहीं बचा? राहुल, एक बार और ऐसा बोला तो मैं तुझ पर मानहानि का केस कर दूंगा, अजय ने चिल्लाकर कहा। राहुल ने शांत स्वर में कहा, अजय मेहता, तनिष्क सुगंध में मिड लेवल अनुसंधान करता, मासिक वेतन करीब 18,000 रुपये। फिर बताओ, पिछले हफ्ते से लेकर कल रात तक तुझे 3 बार 3 लाख रुपए की रकम क्यों मिली? बहाना मत बनाना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेरे फोन में वो खाता जानकारी होगी न? जब राहुल को पता चला कि किंग्स परफ्यूम ने 7 इत्रों की सीरीज की नकल की, उसे शक हुआ कि तनिष्क सुगंध में कोई जासूस है। उसने इंटरनेट कैफे में अपनी प्रोफेशनल हैकर विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर कर्मचारियों की हाल की गतिविधियां जांची। ये सुनकर अजय का चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। राहुल एकदम सही था। उसके खाते में 3 बार 3 लाख रुपए आए थे और फोन में वो जानकारी थी। लेकिन राहुल को कैसे पता? राहुल ने आगे कहा, क्या तू कहेगा कि ये पैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से आए? किंग्स परफ्यूम ने चालाकी दिखाए और पैसे एक विदेशी कंपनी कांदी से भेजे। लेकिन अगर जांचकर्ता देखें तो आसानी से पता चल जाएगा कि कांदी पूरी तरह किंग्स परफ्यूम की है। राहुल की बातें शांत थीं, लेकिन अजय के लिए बिजली की तरह थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और पसीने की मोटी बूंदें टपकने लगीं। जांचकर्ता गौतम ने अजय की हालत देखी और आगे बढ़कर कहा, अजय मेहता, हमारे साथ चलो, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनते ही अजय टूट गया। वह जमीन पर धम्म से बैठ गया। उसे पता था वह पकड़ा गया। अजय को ले जाया गया, लेकिन तनिष्क सुगंध का माहौल अभी भी भारी था। भले ही जासूस पकड़ा गया, लेकिन 7 इत्रों की सीरीज का डेटा नष्ट हो चुका था। किंग्स परफ्यूम की किलिश्री सीरीज बाजार में आ चुकी थी। कानूनी रास्ता लंबा था और शायद कोई नतीजा न निकलता। कंपनी के पास इतना समय नहीं था। संकट अभी भी बरकरार था। राहुल ये समझता था। उसने सोचा और बोला, नंदिनी, चलो अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नंदिनी ने थके स्वर में कहा। अनुसंधान केंद्र में राहुल ने 7 इत्रों की सीरीज की सारी सामग्री और तस्वीरें जल्दी से देखीं। क्या आप प्रोफेशनल इत्र विशेषज्ञता के लिए कौशल 2 गुना कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? समय 1 घंटा। हाँ, अचानक 7 इत्रों की सीरीज की प्रक्रिया उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसने तेजी से अल्कोहल लैंप जलाया, बीकर सेट किया, यूट्यूब, सेपरेटरी फनल, डिस्टिलेशन फ्लास्क और अन्य उपकरण जोड़े। फिर उसने गुलाब का अर्क, गुलदाउदी का अर्क, गुलमोहर का अर्क और अन्य सामग्रियां सटीक मात्रा में डालीं। पूर्व प्रसंस्करण, मिश्रण, ठंडा करना, छानना, रंग सुधार। उसकी हर हरकत इतनी निपुण थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। नंदिनी पास खड़ी सब देख रही थी। पहले उसे समझ नहीं आया कि राहुल क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राहुल के हाथ कारीगर की तरह चल रहे थे। कांच के उपकरणों की हल्की आवाज मधुर संगीत जैसी थी। नंदिनी को लगा कि वह कोई इत्र नहीं बना रहा, बल्कि विश्व मंच पर एक शानदार प्रदर्शन दे रहा है। कौशल, प्रोफेशनल इत्र विशेषज्ञता, आकर्षण खिलता है। अचानक राहुल रुका। उसके हाथ में एक रंग बिरंगी बोतल थी। उसने धीरे से ढक्कन खोला। एक ताज़ा, मीठी, गहरी, फलदार, रहस्यमयी, कोमल और सुरुचिपूर्ण खुशबू पूरे केंद्र में फैल गई। यह इत्र 7 इत्रों की सीरीज की सारी खूबियों को समेटे था, फिर भी हर खुशबू अलग और स्पष्ट थी। अगर 7 इत्रों की सीरीज लोगों को फूलों के बीच ले जाती थी, तो यह इत्र उन्हें फूलों की रानी बना देता था, जैसे वे बादलों पर हो, अनंत आकर्षण के साथ। नंदिनी ने खुशबू सूंघी और पूरी तरह स्तब्ध रह गई। राहुल शर्मा ने नंदिनी गुप्ता की ओर देखा, जो नई खुशबू में खोई थी।
वह मुस्कुराया और बोला, क्या कहती हो अगर हम 7 इत्रों की सीरीज की जगह इस इंद्रधनुषी इत्र को बाजार में लाएं? नंदिनी उस खुशबू के जादू से बाहर आए और दिल से बोली, शुक्रिया राहुल, ये अब तक का सबसे शानदार इत्र है जो मैंने कभी सूंघा। नंदिनी का सपना था एक विश्व स्तरीय भारतीय इत्र बनाना, आज उसे उसकी उम्मीद की किरण दिखी। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, शुक्रिया, वैसे मैं भी तो तनिष्क सुगंध का शेयरधारक हूँ न। पिछली बार 10% शेयर बहुत कम थे, मैं तुम्हें और 20% देती हूँ, नंदिनी ने उत्साह से कहा। तनिष्क सुगंध नंदिनी ने शुरू की थी, लेकिन वित्तपोषण और कर्मचारी शेयरों की वजह से उसके पास सिर्फ 60% शेयर बचे थे। अब 2 बार में कुल 30% शेयर देकर राहुल की हिस्सेदारी उसके बराबर हो गई। ये दिखाता था कि नंदिनी राहुल और इस नए इत्र को कितना महत्व देती थी। राहुल ने लापरवाही से कहा, जैसा तुम ठीक समझो। उसे शेयरों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने नंदिनी की मदद इसलिए की क्योंकि वह उसे एक अच्छी इंसान और समर्पित उद्यमी मानता था। राहुल के मार्गदर्शन में तनिष्क सुगंध ने जल्दी ही नया प्रचार वीडियो, उत्पादन योजना और प्रचार रणनीति तैयार की। ये सब कारखानों, ऑनलाइन मंचों और टीवी चैनलों को भेजे गए। जब सब पूरा हुआ तो रात हो चुकी थी। नंदिनी दिन भर व्यस्त रही, लेकिन उसका चेहरा संतुष्टि और उमंग से चमक रहा था। उसे यकीन था कि तनिष्क सुगंध न सिर्फ बच गई, बल्कि अब पहले से बेहतर होगी। ये सब राहुल की वजह से था। उसने मुस्कुराकर कहा, राहुल देर हो गई, साथ में खाना खाएं। राहुल को भी भूख लगी थी। उसने सिर हिलाया, चलो। वे हमेशा की तरह सुरभि प्राइवेट किचन पहुंचे। यह उनका पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। मालिक ने दूर से देखकर स्वागत किया। आज ताज़ी मछलियां और उम्दा गोमांस आया है, बहुत मुलायम है, आजमाएं। नंदिनी ने कहा, जरूर। मालिक की बात सही थी। मछली और गोमांस इतने मुलायम थे कि राहुल और नंदिनी ने खूब तारीफ की। रेस्तरां से निकलते ही दूर से एक हल्की गायकी की आवाज आई। नंदिनी ने मुड़कर देखा। सड़क पर एक मध्यम कद का व्यक्ति गिटार बजा रहा था, धीमे स्वर में गीत गा रहा था। उसकी आवाज में शांति और आजादी थी। नंदिनी को यह दृश्य बहुत पसंद आया। वह रुककर सुनने लगी। राहुल ने भी गायक को देखा। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। उसे याद आया कि उसने पहले प्रोफेशनल गिटार अनुभव और संगीत रचना कौशल हासिल किया था, लेकिन कभी आजमाया नहीं। वह तेजी से गायक की ओर बढ़ा। नंदिनी, जो गीत में खोई थी, उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वे पास पहुंचे, गायक ने गाना खत्म किया। राहगीरों ने तालियां बजाईं। वह दूसरा गाना शुरू करने वाला था कि राहुल ने कहा, क्या मैं आजमा सकता हूं? गायक ने बिना हिचक कहा, जरूर। राहुल ने गिटार उठाया, तारों को छेड़कर आवाज जांची और आंखें बंद की। फिर उसने तारों को छुआ और एक गहरी, दूरगामी आवाज में गाना शुरू किया। न सिर्फ कल की शराब ने मुझे रुलाया, न सिर्फ तुम्हारी नरमी ने मुझे बांधा, कितनी दूर तक चलना है, तुमने मेरा हाथ थामा। उसके गाने की पहली पंक्ति ने पास से गुजर रहे राहगीरों को रोक दिया। लोग ठिठक गए और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। माहौल शांत हो गया। हर कोई उसकी आवाज में डूब गया। नंदिनी भी मंत्रमुग्ध थी। राहुल की आवाज ने उसे जैसे किसी पुरानी गली में ले जाया। वहां लोग ताश खेल रहे थे, चाय पी रहे थे और हंस बोल रहे थे। कोई जल्दी में नहीं था। पास की दुकान से शराब की हल्की सुगंध और ताजे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। दुकानदार मेहमानों से हंसकर बात कर रहा था। सब कुछ इतना सहज और खूबसूरत था। मेरे साथ चलो इन गलियों में, जब तक सारी बत्तियां न बुझ जाएं। राहुल ने आखिरी पंक्ति गाई और गिटार के तार धीरे से छेड़े। फिर वह रुक गया। 10 सेकंड तक सन्नाटा रहा। लोग उस संगीत के जादू में डूबे थे। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। क्या आवाज है, और गाओ, एक और गाना। राहुल ने सिर्फ आजमाने के लिए गाया था। वह मुस्कुराया, गिटार गायक को लौटाया और नंदिनी की ओर बढ़ा। चलें। नंदिनी चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। उसके दिमाग में राहुल की छवियां फिल्म की तरह चल रही थीं। पहली मुलाकात में उसने ग्राहक की शिकायत आसानी से सुलझाई और 7 इत्रों की सीरीज के लिए सुधार सुझाए। फिर उसने खुद इत्रों को बेहतर बनाया। उसने जासूस को पकड़ा और इंद्रधनुषी इत्र बनाया। और अब उसने गिटार पर ऐसा प्रदर्शन दिया जैसे कोई विश्व स्तरीय कलाकार हो। ये सारी बातें नंदिनी के मन में एकत्र हो रही थीं। राहुल की छवि उसके लिए और ऊंची और चमकदार होती जा रही थी। अगली सुबह नंदिनी गुप्ता बिना रात सोए ही तनिष्क सुगंध के कार्यालय पहुंच गई। कल ही इंद्रधनुषी इत्र की जानकारी कारखानों, ऑनलाइन मंचों और टीवी चैनलों को भेजी थी। आज बहुत सारे काम निपटाने थे। राहुल शर्मा सीधे जयपुर विश्वविद्यालय गया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद वह बाहर नहीं निकला, बल्कि अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आप 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स खोलना चाहेंगे? ये 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स दादाजी के जन्मदिन भोज के लिए मिले थे। कल राहुल को समय नहीं मिला था, लेकिन अब वह खाली था। हाँ, राहुल ने मन ही मन कहा, बधाई हो, आपको 10 गुना खर्च रिबेट कार्ड मिला। बधाई हो, आपको 2 लाख रुपए मिले।
बधाई हो, आपको कौशल 2 गुना कार्ड मिला। बधाई हो, आपको 5 लाख रुपए मिले। बधाई हो, आपको 3 लाख रुपए मिले। राहुल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पैसों और रिबेट कार्ड की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन कौशल 2 गुना कार्ड बहुत उपयोगी था। उसने पहले इसका कई बार इस्तेमाल किया था। फिर वह कक्षा की ओर बढ़ा। यह एक बुजुर्ग प्रोफेसर की कक्षा थी। राहुल ने कुछ शब्द सुने और नींद में खो गया। नंदिनी ने घंटों मेहनत कर अपने काम निपटाए। उसने कॉफी का मग उठाया और एक घूंट लिया। कॉफी की मधुर सुगंध उसके होठों पर फैल गई। वह खिड़की से दूर का नजारा देखने लगी। कुछ देर बाद उसने फोन निकाला और कॉन्टैक्ट्स खोले। उसकी नजर प्रिय मित्र पर ठहरी। थोड़ा हिचकने के बाद उसने कॉल बटन दबाया। कुछ देर में कॉल जुड़ी। नंदिनी ने कहा, प्रिया, जब तुमने बताया कि तुम्हें कोई खास दोस्त मिला है, मैंने सारी ऊर्जा तनिष्क सुगंध में लगा दी। मैं खुद को व्यस्त रखना चाहती थी ताकि अपने सपने जल्दी पूरे कर सकूं। लेकिन हकीकत कठोर होती है। हमारे इत्रों पर सवाल उठे और कंपनी में एक गद्दार भी निकला। फोन से एक साफ आवाज आई, नंदिनी, तुम ठीक तो हो? अगर राहुल यह आवाज सुनता तो वह चौंक कर कहता, प्रिया मैम। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। नंदिनी, तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ, प्रिया ने कहा। उसे लगा कि नंदिनी पर बहुत बड़ा सदमा लगा है, तभी वह ऐसी बातें कर रही है। प्रिया को ऐसा सोचना जायज था। पहले उसने अपने खास दोस्त का जिक्र किया था जिससे नंदिनी को दुख हुआ था। अब कंपनी में इतना बड़ा संकट, दोस्ती और करियर दोनों में उसे धक्का लगा था। नंदिनी ने प्रिया की चिंता भांप ली और हंसकर कहा, अरे, मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई। इस मुश्किल वक्त में एक व्यक्ति सामने आया। उसने गद्दार को पकड़ा और एक ऐसा इत्र बनाया जो दुनिया के शीर्ष ब्रांड से भी बेहतर है। शायद जल्दी ही तनिष्क सुगंध भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनेगा। नंदिनी की आवाज में उमंग थी। वह सचमुच खुश थी। थोड़ा रुककर उसने कहा, पिछली बार जब तुमने अपने खास दोस्त का जिक्र किया, मैं हैरान थी। हम दोनों को पुरुषों से कितनी नफरत थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम कैसा महसूस करती थी। प्रिया ने सुना और यकीन हो गया कि नंदिनी सचमुच खुश है। उसने दिल से खुशी जताई। लगता है तुम्हें वह व्यक्ति बहुत पसंद है जिसने गद्दार पकड़ा और इतना शानदार इत्र बनाया। हाँ, नंदिनी ने कहा। बधाई हो। वैसे क्या मैं उससे पहले मिली हूँ? प्रिया ने पूछा। नहीं, नंदिनी बोली, लेकिन वह तुम्हारे जयपुर विश्वविद्यालय का छात्र है। सचमुच? प्रिया हैरान थी। उसे लगा कि इतनी गहरी इत्र समझ वाला व्यक्ति कम से कम 30 साल का होगा। विश्वविद्यालय का छात्र कितना बड़ा हो सकता है? हाँ, मुझे भी हैरानी हुई कि वह अभी पढ़ाई कर रहा है। वैसे उसका नाम है राहुल शर्मा, नंदिनी ने कहा। राहुल शर्मा? प्रिया ने चौंक कर कहा। दोपहर को कोई कक्षा नहीं थी। राहुल ने कैंटीन में खाना खाया और सागर सिटी की ओर बढ़ गया। उसने 2501 नंबर अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। हिना गुप्ता और कृति यादव सोफे पर बैठी थीं। उनके पास 2 अधेड़ उम्र के लोग थे। राहुल ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? हिना उठने लगी। कुछ कहने को थी कि एक चेकदार शर्ट और सफेद बालों वाले व्यक्ति, हरीश गुप्ता, ने पहले बोल दिया, हम हिना के माता पिता हैं। थोड़ा रुककर उसने कहा, तुम राहुल शर्मा हो न? हाँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, राहुल ने विनम्रता से कहा। हरीश ने कहा, हिना अब बड़ी हो गई है। हमारा कोई एतराज नहीं कि वह अपने दोस्त चुने, लेकिन क्या तुम्हें इसे छिपाना चाहिए? राहुल ने हैरानी से हिना की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मामला क्या है। बगल में बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु की महिला, लक्ष्मी गुप्ता, ने कहा, हाँ, अगर हमने हिना की सोशल मीडिया तस्वीरों में चम्मच की परछाई न देखी होती तो हमें कुछ पता ही न चलता। लक्ष्मी ने फोन निकाला और एक तस्वीर दिखाई। यह उस दिन की थी जब राहुल ने हिना और कृति को सितारा रेस्तरां में खाने के लिए ले गया था, 5 हल्के व्यंजनों के मिशन के लिए। हिना को रेस्तरां का माहौल और खाना इतना पसंद आया कि उसने कई तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर डाली। उनमें से एक में राहुल दिख रहा था, जो चम्मच की परछाई में नजर आया। हिना अपने माता पिता को राहुल से सवाल करते देख शर्म से लाल हो गई। उसे लगा कि अगर वह और राहुल सचमुच करीबी दोस्त होते तो कोई बात न थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। राहुल ने तस्वीर देखी और सब समझ गया। वह मुस्कुराया और बोला, अंकल, आंटी, ये मेरी गलती है। मुझे हिना के साथ जल्दी आपके घर आना चाहिए था। हिना ने ये सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। हरीश और लक्ष्मी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब ठीक है, हरीश ने कहा। राहुल शर्मा समझ गया कि हरीश गुप्ता और लक्ष्मी गुप्ता इतने उत्साहित क्यों थे। आखिर माता पिता के लिए बच्चे उनकी सबसे बड़ी चिंता होते हैं। उसे उनकी बातों से कोई नाराजगी नहीं हुई। हरीश ने पूछा, राहुल, तुम अभी क्या करते हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। ये सुनकर हरीश और लक्ष्मी की भवें सिकुड़ गईं। वे पूछना चाहते थे कि क्या राहुल ने घर खरीदा है या उसकी कमाई कितनी है।
लेकिन जब पता चला कि वह अभी छात्र है तो उन्होंने ये सवाल मन में ही दबा लिए। एक छात्र से घर और कमाई की बात कैसे पूछी जा सकती थी। तभी हिना को बोलने का मौका मिला। उसने पूछा, मम्मी पापा, इस बार जयपुर आने का कोई खास कारण? हरीश ने राहुल की ओर हल्की नजर डाली, जैसे कह रहे हों कि देखो तुम्हारी बेटी ने कैसा दोस्त चुना। फिर बोले, हमारी दुकान का अनुबंध खत्म होने वाला है, इस बार जयपुर आए हैं इसे फिर से साइन करने। उन्होंने फोन देखा और कहा, समय हो गया, हिना तुम और राहुल हमारे साथ चलो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी ने कृति की ओर देखा, कृति तुम भी चलोगी? फिर शाम को साथ खाना खाएंगे। आंटी माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ काम निपटाना है, बाहर नहीं जा पाऊंगी, कृति ने विनम्रता से मना किया। लक्ष्मी ने जोर नहीं दिया, ठीक है। फिर चारों बाहर की ओर बढ़े। हिना ने बाहर निकलते हुए कृति की ओर देखा। कृति ने हल्के से मुस्कुराकर जैसे कहा, चल सब ठीक होगा। वे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। राहुल अपनी मर्सिडीज बेंज जी निकालने वाला था, लेकिन हरीश ने पहले अपनी कार की चाबी निकाली और पास खड़ी टोयोटा कोरोला की ओर इशारा किया। गाड़ी की बत्तियां हल्की आवाज के साथ जलीं। चलो मेरी गाड़ी यहीं है, हरीश ने कहा और आगे बढ़ गए। राहुल को उनके पीछे चलना पड़ा। हरीश कई सालों से गाड़ी चला रहे थे। उनका ड्राइविंग शांत और सुगम था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हुए हरीश ने पूछा, राहुल तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? ये सुनकर हिना ने भी ध्यान से सुना। उसे भी यह जानने की उत्सुकता थी। राहुल ने सच्चाई बताई, वे लखनऊ में एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं, कपड़े बेचते हैं। हरीश ने सोचते हुए कहा, मुझे कुछ थोक कपड़ा कारखानों का पता है, तुम्हारे माता पिता को छूट दिला सकता हूँ। हिना ने कपड़ों की दुकान को कपड़ा कंपनी समझ लिया। उसने मन में सोचा, इसलिए राहुल के कपड़े इतने अच्छे लगते हैं। राहुल ने कहा, मम्मी पापा की ओर से आपका शुक्रिया अंकल। हरीश ने आगे पूछा, भले तुम अभी पढ़ रहे हो लेकिन बड़े हो गए हो, भविष्य की योजना बनाई है, जयपुर में ही रहोगे? राहुल ने सोचकर जवाब दिया, फिलहाल तो जयपुर में ही रहूंगा। वह सचमुच दूर की नहीं सोचता था। लक्ष्मी ने कहा, फिर तो घर के लिए पहले से तैयारी करनी होगी, मकान की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन तक इंतजार किया तो पता नहीं कितना खर्च होगा। राहुल ने हल्के से कहा, मकान की बात करें तो मेरे पास पहले से है। सचमुच? हरीश थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का अविश्वास था। राहुल ने बताया था कि उसके माता पिता लखनऊ में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। हरीश को लगा कि घर शायद उनके माता पिता ने लिया होगा, और लखनऊ की एक दुकान वाला कितना बड़ा घर ले सकता है, जरूर छोटा मोटा होगा। गाड़ी में बातें होती रहीं और जल्दी ही वे एक आधुनिक इमारत के सामने पहुंचे। इमारत के सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, श्यामपुर थोक बाजार। ये देखकर राहुल के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। श्यामपुर थोक बाजार, हिना के माता पिता यहाँ अनुबंध साइन करने आए हैं। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले 1050 लकी गिफ्ट्स खोलते वक्त उसे इस बाजार के 51% शेयर मिले थे। यानी हिना के माता पिता उसकी कंपनी के साथ अनुबंध साइन करने आए हैं। हरीश ने राहुल को दरवाजे पर खड़ा देखा और उनकी भवें सिकुड़ गईं। उन्हें लगा, हिना का दोस्त सचमुच लखनऊ जैसे छोटे शहर से आया है, इसे तो कुछ देखा ही नहीं। लक्ष्मी ने कहा, मुझे पेट में हल्का दर्द है, हिना मेरे साथ वॉशरूम चल। ठीक है, हिना ने जवाब दिया। श्यामपुर थोक बाजार में भीड़ इतनी थी कि वॉशरूम में भी कतार थी। 10 मिनट बाद लक्ष्मी बाहर आई और बोली, हिना तुमने राहुल को क्यों दोस्त चुना? हिना कुछ कहने को थी लेकिन रुक गई। वह कैसे बताए कि राहुल उसका दोस्त है, लेकिन वैसा रिश्ता नहीं जैसा वे सोच रहे हैं। उसे डर था कि माता पिता नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मी ने आगे कहा, राहुल युवा और आकर्षक है, लेकिन क्या वह हमेशा ऐसा रहेगा? जिंदगी के लिए भविष्य की सोचनी पड़ती है। हिना फिर चुप रही। वह कहना चाहती थी, मम्मी राहुल मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन वह बोल न सकी। तभी हरीश आए और बोले, इतनी देर क्यों लगी? लक्ष्मी ने कहा, भीड़ बहुत थी। फिर चारों तीसरी मंजिल के कार्यालय क्षेत्र की ओर बढ़े। कमरा 307 में सिर्फ 2 मेजें, एक सोफा और कॉफी टेबल थी। सजावट सादी थी। एक गोल मटोल चेहरा वाला व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा था। हरीश ने दरवाजा खटखटाया। क्या मैनेजर साहब हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं ही हूँ, अंदर आएं। हरीश और बाकी लोग धीरे धीरे अंदर गए। हरीश और लक्ष्मी ने मैनेजर का चेहरा देखा और एक पल को ठिठक गए। ये वही व्यक्ति था। हरीश का परिवार सागर सिटी के न्यू इंडिया कॉलोनी के कमरा 305 में रहता था। मैनेजर, जिनका नाम विकास मेहता था, पहले 304 में रहते थे। दोनों परिवार पड़ोसी थे। विकास को बड़े कुत्ते पालने का शौक था और वह उन्हें बिना रस्सी के टहलाता था। हरीश का परिवार अक्सर डर जाता था। हरीश ने विकास से कुत्ते को रस्सी बांधने को कहा, लेकिन विकास ने नहीं सुना। हरीश ने कॉलोनी की सुरक्षा से मध्यस्थता कराई, फिर भी विकास नहीं माना।
आखिरकार हरीश ने पुलिस को बुलाया। इस घटना ने विकास को हरीश के परिवार से दुश्मन बना दिया। बाद में विकास कहीं और चला गया और हरीश ने उसे फिर नहीं देखा। आज यहाँ उससे मुलाकात होगी, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। विकास ने ठंडे स्वर में कहा, हरीश जी आप? हरीश ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मैं हूँ, कल बात हुई थी, अगले साल के वितरण अनुबंध के लिए आया हूँ। पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन जिंदगी के लिए उसे एक तरफ रखना पड़ा। विकास ने अनुबंध मेज पर रखा और बोला, नया अनुबंध तैयार है, देख लीजिए। विकास मेहता का रवैया भले ही ठंडा था, लेकिन हरीश गुप्ता ने गुस्सा नहीं दिखाया। जिंदगी की मजबूरी थी। उसने अनुबंध उठाया और ध्यान से पढ़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने पूछा, विकास जी पिछले साल हमारा अनुबंध दूसरी श्रेणी का था, इस बार तीसरी श्रेणी का क्यों? कहीं गलती तो नहीं हुई? विकास ने पहले चाय का घूंट लिया, फिर गला साफ किया। वह बिना जल्दबाजी बोला, कोई गलती नहीं हुई। हरीश जी आप सालों से व्यापार कर रहे हैं, नियम तो समझते होंगे। डीलरशिप का स्तर बिक्री पर निर्भर करता है। पिछले साल आपकी दुकान की बिक्री बहुत कम थी, इसलिए इस बार तीसरी श्रेणी का अनुबंध ही मिलेगा। उसका लहजा हल्का था, लेकिन हरीश घबरा गए। विकास जी तीसरी श्रेणी में तो दूसरी की तुलना में 5% ज्यादा कीमत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5% का अंतर छोटा लगता है, लेकिन उत्पाद का मुनाफा कितना होता है? हरीश जानते थे कि यह असंभव था। लक्ष्मी गुप्ता चुप न रह सकी। विकास जी आप पुरानी रंजिश की वजह से हमें परेशान तो नहीं कर रहे? विकास का चेहरा सख्त हो गया। वह चिल्लाया, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी दुकान की बिक्री सबको पता है। श्यामपुर थोक बाजार के डीलर नियम देख लो, मैं सब नियम से कर रहा हूँ। ये कहकर उसने कागजों का ढेर मेज पर पटका। हरीश जानते थे कि कागजी नियमों में वह हार जाएंगे। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी, विकास जी माफ करें, लक्ष्मी का वो मतलब नहीं था, बस 5% कीमत बढ़ने से हमारी दुकान का कोई मुनाफा नहीं बचेगा, दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। विकास ने माफी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा न, ये श्यामपुर थोक बाजार का नियम है। तुम्हारी पिछले साल की बिक्री कम थी, इसलिए तीसरी श्रेणी। अगर ऊंचा स्तर चाहिए तो इस साल बिक्री बढ़ाओ, अगले साल बेहतर अनुबंध मिलेगा। बात आसान लगती थी, लेकिन हकीकत में पिछले साल कम कीमत पर बिक्री नहीं बढ़ी, इस साल ज्यादा कीमत पर कैसे बढ़ेगी? हरीश का चेहरा उदास हो गया। विकास जी कोई रास्ता निकाल सकते हैं? विकास ने कहा, मैंने जो बताया वही रास्ता है, अगर भरोसा न हो तो बाजार के दूसरे मैनेजरों से बात कर लो। ये कहकर वह कंप्यूटर स्क्रीन पर व्यस्त हो गया, जैसे हरीश और बाकी लोग वहां हो ही नहीं। हरीश ने निराशा से अनुबंध फिर देखा। दूसरे मैनेजरों से बात, क्या फायदा? विकास का बाजार में रसूख था, वह एक बात कह दे और बाकी मैनेजर भी नियमों का हवाला दे देंगे। राहुल की भवें सिकुड़ी। वह कुछ कहने वाला था कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या मैं राहुल शर्मा से बात कर रहा हूँ? एक सौम्य आवाज आई। हाँ मैं हूँ, आप कौन? राहुल ने पूछा। हेलो राहुल जी, मैं रमेश यादव, श्यामपुर थोक बाजार का चेयरमैन। राहुल की भवें हल्के से उठी। श्यामपुर थोक बाजार पहुंचते ही चेयरमैन का फोन। उसने याद किया कि वह बाजार का 51% शेयरधारक है। रमेश का कॉल आश्चर्यजनक नहीं था। रमेश ने पहले कॉल करने की सोची थी, लेकिन वह राहुल के सामने अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। राहुल कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक था, अगर वह चाहे तो रमेश की कुर्सी आसानी से हटा सकता था। इसलिए रमेश ने अच्छी खबर का इंतजार किया। राहुल ने कहा, हाँ बताइए क्या बात है? राहुल जी, हमने तीसरी तिमाही का वित्तीय विवरण तैयार किया। इस बार का शुद्ध मुनाफा पिछले साल की तुलना में 120% बढ़ा। कुल 12 करोड़ का लाभांश हुआ। आपके 51% शेयर का हिस्सा 6.1 करोड़ है। इसे किस खाते में भेजें? रमेश ने सम्मान से कहा। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे पैसे की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन 6.1 करोड़ की खबर सुनकर थोड़ी खुशी हुई। मैं अभी श्यामपुर थोक बाजार के कमरा 307 में हूँ, पहले यहाँ आ जाए। रमेश एक पल को चौंका, फिर जल्दी बोला, जी मैं अभी आता हूँ। फोन करते ही रमेश व्यस्त हो गया। सचिव, सारे अधिकारियों को तुरंत बुलाओ। कमरा 307 में हरीश ने अनुबंध फिर से पढ़ा। उसका चेहरा और उदास हो गया। विकास जी, इस कीमत पर तो हमारी दुकान चल ही नहीं सकती। विकास ने ठंडे स्वर में कहा, हरीश जी आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी तीसरी श्रेणी के कई डीलर अनुबंध साइन करते हैं, वे तो दुकान चला रहे हैं। हमने तीसरी श्रेणी को लागत मूल्य दिया है, दूसरी श्रेणी को तो सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी चाहिए तो प्रदर्शन दिखाए। वह रुका और बोला, अगर आपको कीमत ज्यादा लगती है और दुकान नहीं चलेगी तो हम जोर नहीं डालते। श्यामपुर थोक बाजार में आना जाना स्वतंत्र है। आना जाना स्वतंत्र, ये सुनने में आसान था, लेकिन हकीकत में
हरीश ने दुकान की सजावट, जमा राशि और माल में लाखों रुपए लगाए थे। अगर वह छोड़ देता तो सब बर्बाद हो जाता। हरीश का चेहरा लटक गया। वह कुछ और कहना चाहता था, तभी गलियारे से तेज कदमों की आहट आई। सूट बूट में सजे कई लोग तेजी से अंदर आए। विकास, जो चाय पी रहा था, चौंक कर खड़ा हो गया। रमेश जी, चैन जी, वांग जी, ली जी, हु जी, नमस्ते। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चेयरमैन रमेश यादव सीधे राहुल के पास गए और सम्मान से बोले, नमस्ते राहुल जी।